नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज गोंडा पोस्ट की एक नई शुरुआत हुई है। शुरुआत आप लोगों के साथ सालों पहले हो चुकी थी। एक हमारा पहले ही पुराना पेज था जिसपे तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे। अब एक नया पेज, एक नया माइलस्टोन 1 लाख फॉलोअर्स का, उसी के साथ में गोंडा पोस्ट आया है एक नए सेटअप के साथ। और इस स्टूडियो का आज हमने उद्घाटन किया है पूर्व सांसद कैसरगंज माननीय श्री विभूषण शरण सिंह जी ने। विभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप गोंडा पोस्ट के साथ साथ श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या, यानी जो हमारा पूरा अवध है, जिस जगह हम बैठे हैं, ये क्षेत्र अवध से जुड़ा हुआ है। ये गोंडा क्षेत्र है। हमारा इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो हमारा पुराना अवध था उसको पूरा कवर करेंगे। उसमें अम्बेडकर नगर भी आएगा, सुल्तानपुर भी आएगा, अमेठी भी आएगा, बाराबंकी भी आएगा। तो इसे तो आप प्रदेश स्तर पर जाए, राष्ट्र स्तर पर जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आप जो अवध है हमारा पुराना, उसको आप कवर करेंगे। और आपको बहुत बधाई है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी न्यूज़ को सुनते हैं, हम भी आपकी न्यूज़ को सुनते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, आज मीडिया एक ऐसा माध्यम है, उसमें छोटे छोटे जो ये ग्रुप बने हुए हैं, कुछ लोगों ने अपना बना रखा है। तो आप देखें, ये कहीं ना कहीं कमजोर लोग, जिनकी पहुंच ऊपर नहीं है, बड़े चैनल अपनी व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको आवाज बनने का काम ये छोटे छोटे चैनल, छोटे छोटे ग्रुप ये करते हैं। और उसमें देखने को ये आता है कि कुछ तो सकारात्मक होते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि दुर्भावना बस भी। तो मेरा एक आग्रह है कि गोंडा पोस्ट की एक विश्वसनीयता होनी चाहिए। एक ऐसा माध्यम बने कि ये लगे कि ये कमज़ोर लोगों की आवाज़ है, ये पीड़ित लोगों की आवाज़ है, ये सच्चाई की आवाज़ है, सच्चे लोगों की आवाज़ है। आज के इस अवसर पर अगर मुझसे कोई चीज़ आप चाहते हैं, जबकि मैं खुद इतना कंट्रोवर्शियल यानी व्यक्तित्व मेरा रहा है जी, मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ लेकिन फिर भी लोग, मैं कहता हूँ, जिसको जो समझना वो समझे जी, जिसको जो कहना वो कहे। लेकिन मेरे गुरुदेव ने बचपन में मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि किसी गरीब को और किसी शरीफ को कोशिश करना कि तुम्हारे द्वारा तकलीफ़ ना हो, और अगर तकलीफ़ हो जाए जाने अनजाए तो उससे माफ़ी मांग लेना, और अगर वो ना मिले तो खुद प्रायश्चित कर लेना। तो मैं उसी भावना से प्रेरित होकर के ये कहना चाहता हूँ कि गोंडा पोस्ट कमज़ोर लोगों की आवाज़ बने, सच्चाई की आवाज़ बने। उद्देश्य भी यही है नेता जी, क्योंकि आपने जैसे गोंडा पोस्ट की में हमारा आपका इंटरेक्शन लगातार होता रहता है, पिछले कई वर्षों में लगातार हुआ। और एक राज की बात भी बताऊं कि गोंडा पोस्ट के पेज को इतने फॉलोअर्स दिलाने का बहुत अहम योगदान विभूषण शरण सिंह जी का है। क्योंकि आपका जो कंटेंट होता है, कंटेंट की सीधे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं कि विभूषण शरण सिंह कुछ भी कहते हैं वो हाईलाइट बनता है, और वो न्यूज़ ऑफ द नेशन होता है। न्यूज़ ऑफ द गोंडा नहीं होता, न्यूज़ ऑफ द अवध नहीं होता, इवन इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं। और हम कहीं वो पाइनियर होते हैं, मौके पर पहुंच जाते हैं बाइक लेकर आपके पास,
और गोंडा के लोगों से भी जो संवाद स्थापित करना होता है उसमें भी हम अपनी भूमिका निभाते हैं, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ भी। उसके बाद वो जो आपने बात कही कि गरीब तबका, जो छोटा व्यक्ति जिसका हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं, जो शायद धन के अभाव में कचहरी तक नहीं जा सकता, जिसको थानेदार भगा देता है, जो सीओ को बहुत बड़ा अधिकारी समझता है और उसका अपनी बात भी नहीं कह सकता, सीओ नहीं, सिपाही को भी, बिल्कुल सही और बात, लेखपाल को, उसके लिए वही कलेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट आपने देखा भी होगा, हमने एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला गोंडा में, गोंडा पोस्ट की खबरों के बाद ही निकला, जिसमें बहुत सारे भूमाफिया जेल में भी गए। तो ऐसा ही प्रयास रहता है। असली भूमाफिया भी बचे हुए हैं। ओके, आप लोगों की जहां निगाह है जी, जहां निगाह है जी, इस जिले का सबसे बड़ा भूमाफिया अगर कोई है, वहां आप पहुंचे ही नहीं अभी जी। और यही मुझे कभी कभी तकलीफ हो जाती है कि जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचते आप लोग। नहीं तो बताइए ना, हम वहां भी पहुंचेंगे। ये सार्वजनिक ऑफ द कैमरा आपसे पूछेंगे। ये सार्वजनिक मन से बताने वाला काम नहीं है। तो ऑफ द कैमरा देखिए क्या है, छोटी छोटी मछलियां रगड़ी जा रही, जी, अन्यथा मत लीजिए, छोटी छोटी मछलियां रगड़ी जा रही। आप आइए कभी अकेले हमसे मिलिए, मैं दिखाऊंगा कि माफिया कौन है। ठीक, ऑफ द कैमरा आपसे मिलेंगे। हाँ, माफिया कौन है आप देखिए कि डाक खाना की जमीन कौन कब्जा किया है जी, देखिए कि तहसील कौन कब्जा किया है, देखिए कि हॉस्पिटल कौन कब्जा किया है, देखिए कि जिला पंचायत की जमीन कौन कब्जा किया है। देखिए उधर तो निगाह नहीं जाती जी। और गरीब लोग कहीं बिस्वा दो बिस्वा खरीद लिए, कोई आ गया विरोधी पार्टी दे दिए, चैनल वाले लग गए उनके पीछे। एक इसमें समस्या ये आती है नेताजी, जैसे मीडिया बिना किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के काम नहीं कर सकता। तो जैसे आपने कहा, आपने खबरें तो बता दी, लेकिन आप नाम नहीं ले सकते ऑन कैमरा। नहीं, हम देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं आपको नहीं, लेकिन जब आप इसके लिए तैयार होंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा और आपको डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि तकलीफ, लोगों को तकलीफ तब होती है जब बगल में एक पड़ोसी सब कुछ करके और आराम से बैठा है और एक छोटा मोटा कोई परेशान हो रहा है तो उसको तकलीफ होती है। जी जी जी। तो मैंने कहा कि गोंडा पोस्ट एक आवाज बने। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सफाई ऊपर से अच्छी लगती है, नीचे से कितना साफ करोगे? ऊपर साफ करो, नीचे अपने आप साफ हो जाएगा। जी, मैं आपको दूंगा आने पर, समय आने पर। बिल्कुल। दूसरी बात नेताजी, आपने जैसे मेरी लास्ट बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि आपका हमेशा से एक संकल्प रहा है हरित गोंडा, विकसित गोंडा। अब आप सांसद नहीं हैं और लास्ट टाइम आपकी मेरी कन्वर्सेशन में आपने ये भी कहा था कि अब आगे कुछ बहुत बड़ा किया जाएगा। अब मैं राजनीतिक जो पार्टी की जो संसदीय या फिर संवैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अब मेरे पास नहीं है। मेरे पास खुला मंच है, मेरे पास बहुत सारा समय है जिसमें बड़ा काम किया जाएगा। थोड़ा उस विजन पे बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में विभूषण शरण सिंह का क्या विजन है। देखिए एक समय था, मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। उस समय मैंने ये महसूस किया कि साक्षरता की जो दर है पूरे प्रदेश की, उसमें गोंडा तीसरे नंबर पर था पीछे से। गोंडा तीसरे नंबर था पीछे से, पहला था जालौन, दूसरा था बहराइच और तीसरा था गोंडा। और तब मैंने उस आवश्यकता को महसूस किया और मैंने नारा दिया। और उसी समय की एक घटना घटी। उस समय गोंडा बलरामपुर एक जनपद हुआ करते थे। गोंडा में खेल कोटे में एक पेट्रोल पंप आया, टिकरी में खुलना था खेल कोटे में कि कोई नेशनल खिलाड़ी ही उसको भर सकता है। और गैसड़ी जो बलरामपुर का आज हिस्सा है, गैसड़ी में पुरुष कोटे से आया कि कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी इसको भर सकता है। राष्ट्रीय खिलाड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यानी वॉलीबॉल का वो खिलाड़ी जिसने नेशनल खेला हो वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है, अपने राज्य को रिप्रेजेंट। हाँ, रिप्रेजेंट किया, अपने राज्य का एक भी मैच खेल रहा, हाँ बस खेला हो, वही राष्ट्रीय खिलाड़ी जी। और उस समय दोनों, मैंने गोंडा बलरामपुर तो एक था, दोनों पेट्रोल पंप का कोटा लैप्स हो गया, एक भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हमको नहीं मिला। गोंडा वाला महिला के लिए था और गैसड़ी वाला पुरुष के लिए था। तब मेरे दिल को बड़ी चोट लगी और मैंने नारा दिया कि स्वस्थ गोंडा। आज मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी ही नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार मेडल प्राप्त करने वाले हमारे बलरामपुर की तमाम लड़कियां हैं, गोंडा के तमाम बच्चे हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और हरा भरा गोंडा, उसके बाद समय अनुसार मैंने उसको देवी पाटन मंडल किया और अब मैं उसको समझ लीजिए प्रदेश क्या पूरा देश कर चुका हूँ। अब जब से मुझे
ये दायित्व से मुक्ति मिली है, जी। तब से मैं पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ। कल भी मैं जौनपुर में था, बच्चों के बीच में मैंने अपना उद्बोधन किया। जो मैं बोलता हूँ वही बोला, और कोई नई चीज़ नहीं बोलता हूँ। जी। यही बोला कि जो बोओगे वो काटोगे। आज आप वो हो जो कल सोचे थे, आज जो सोच रहे हो कल वही होगी। पहले बहराइच गोंडा में करते थे, अब पूरे देश में कर रहे हैं, और लोग सुन भी रहे हैं, लोगों को असर पड़ रहा है। कल मैंने जौनपुर में बोला, और बोल करके जब मैं उतरा तो बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। आपका उद्बोधन सुन के? हाँ, मैंने उनको बताया, हमने उनको बताया कि आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ, लेकिन एक समय था मैं 300 रुपया एक ट्राली गन्ना, दूसरे का गन्ना मजदूरी पर ले जा करके मिल में गिराने पर 300 रुपया मिलता था। हमने उनको बोला कि मैंने भी 300 रुपये पर गन्ना ढोया, मैंने भी मजदूरी की है। मैं कोई आसमान से नहीं आया हूँ, मैं किसी राजा रानी की पेट से नहीं पैदा हुआ हूँ। और मैंने यही बोला, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो ये आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, क्योंकि अभाव है, और जिसके जीवन में अभाव होता है उसी के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। अपवाद नहीं है जी। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि जो लोग सफल हो चुके हैं किसी भी क्षेत्र में, तो ज़्यादातर के बच्चे आप देख लीजिए नहीं सफल हैं, क्योंकि उनके मन में भाव आ गया कि मेरे पास तो अरबों की संपत्ति है, मेरे पिताजी तो कलेक्टर रह चुके हैं, मेरे पिताजी कमिश्नर रह चुके हैं, वो मेरे लिए बंगला गाजियाबाद नोएडा बनवा गए, दिल्ली भी है, वो संतुष्ट हो गए थे, प्रगति खत्म हो गई। तो ज़्यादातर जो आग होती है जूझने की, वो सामान्य परिवार के बच्चों में होती है। अभाव जिसके ज़िंदगी में होता है वो संघर्ष करता है। तो अगर बच्चे सामान्य परिवार में पैदा हुए, अभाव है किसी चीज़ का, तो वही उनको संघर्ष करने की क्षमता पैदा करता है। एक मैंने अभी आपकी एक रिसेंट वीडियो में देखा था कि आपने अपने गांव देश में रहने पर जोर दिया, और आपने ये एग्जाम्पल भी दिया कि मैंने अपने बच्चों को लखनऊ से निकाल के वापस गोंडा लेकर आया। इनफैक्ट आपने अपनी बहू का भी एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा कि अगर तुम ऐसी एजुकेशन दूसरों को नहीं दे सकते, हाँ, हमने बोला तो अपने बच्चों को कैसे? हमने बोला कि हमारी एक छोटी बहू हैं, करण की वाइफ हैं, वो एक इंटर कॉलेज चलाती हैं, देखती हैं, चलाती क्या देखती हैं, उनका शौक है, खाली रहती चली जाती है। तो ये लोग चाहते थे कि हम अपने बच्चों का, यानी हमारे नातियों का एडमिशन देहरादून हो जाए या कहीं हो जाए। तो मैंने बुला करके उनसे कहा कि जब तुम स्वयं स्कूल चला रही हो और तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्रतीक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसका तुम्हारा स्कूल जो है, जब तुम्हारे बच्चों लायक नहीं तो किसी के बच्चे लायक नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को इसी में पढ़ाओ, इस लायक बनाओ कि इसका लाभ और बच्चों को मिले। अब आज देखिए हमारे नाती हमारे पढ़ रहे हैं, नातिन हमारे पढ़ रहे हैं, यही गोंडा में। हाँ, यही गोंडा में नहीं, नवाबगंज में पढ़ रहे हैं, और उनकी देखे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मेरी संस्था में मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब संस्था बेकार हो। हाँ, एक समय आएगा कि जब वो कोर्स मेरे पास नहीं है, कहीं बाहर जाना है तो बाहर भी जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन बेसिक चीज़ें। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, भाई क्या बनाना चाहते हो, बनाना क्या चाहते हो अपने बच्चे को, ये तो देखो। सबसे जरूरी है कि संस्कार बचाओ, सबसे जरूरी है कि उनको जड़ से जोड़ करके रखो। आज कितने लोग हैं बाहर चले गए जी, माता पिता के दाह संस्कार पर भी नहीं आते हैं। तो क्या आप अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, पढ़ा करके ऐसा बनाना चाहते हैं कि अपने आपके दाह संस्कार में वो ना आवे? आखिर जो हमारे जो मैकाले की शिक्षा है या जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें मात्र जाप, कई % जाप। तो शिक्षा अपने बच्चे को वो दो जो इंसान बने, संस्कार सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, इंसान बने, बिल्कुल इंसान बने। आज देखिए समाज में क्या चल रहा है कि ज़्यादातर मामले आते हैं भाई भाई के खिलाफ। तो भैया जब छोटे थे तो बड़े भैया थे जी, और बड़े भैया थे, एक को कोई पीट दे तो बड़े भैया रोते थे, बड़े भैया को कोई गाली दे दे तो छोटे भैया रोते थे, और बड़े होने के बाद बंदूक लेकर के खड़े हैं एक दूसरे के सामने। तो ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा है? तो बेसिक शिक्षा तो माता पिता की होती है जी, और जब वो आपसे सीखने का समय है तो आपने उनको दूर कर दिया।
उनको उनसे आपको बात ना करना पड़े, उनको आपको संतुष्ट ना करना पड़े, उनको आपको संभालना ना पड़े, तो आप वो छोटे छोटे बच्चों वाले में भेज दिया। और जबकि हम जानते हैं जो सीखने की उम्र है केवल 8 वर्ष तक है। जब बच्चा ऐसे देखता वही सीखता है, 7-8 वर्ष तक जो सीखना बिल्कुल। होता है सीख लेता है। नकल करके सीखता है। हाँ, 8 वर्ष तक सीख लेता है जो सीखना होता है। और जब सीखने का समय है तो आपने उसमें भेज दिया, 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया, 4 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया। तो देखिए बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। ये कोई मतलब शिक्षा की गुणवत्ता पे भी विचार करना जरूरी है। शिक्षा की गुणवत्ता छोड़िए, हम्म, संस्कार रहित अगर शिक्षा है, जो माता पिता के दाह संस्कार में आ सके, अगर ऐसी शिक्षा है तो शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो किराए पर दाह संस्कार करा हुआ है ऐसी शिक्षा भाड़ में जाए। और अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, गांव से मेरा मतलब ये है कि आज गांव, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर मेरी बात सुनने वाले को मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप दिल्ली में जाइए, आप बॉम्बे जाइए, आप किसी बड़े हीरो से मिलिए, किसी बड़े व्यापारी से मिलिए, वो कहता है कि आज मैं आपको जो सब्जी खिला रहा हूँ मैं अपने फार्म हाउस से लाया हूँ। जी। उसका फार्म हाउस कितना है? 1 एकड़ का। और बड़े गर्व से कहता है कि मैं अपने फार्म हाउस की सब्जी आज खिलाऊंगा। जी। आज आपको मैं जो दही खिलाने वाला हूँ, मेरी गाय जो फार्म हाउस पर पाल रखे हैं उसका दही खिलाने वाला हूँ। अरे हमारे माँ बाप ने सबको, हम सबको, किसी को 2 एकड़ का फार्म हाउस दे गए, किसी को 50 एकड़ के दे गए। ये तो सीलिंग आ गई तो सीलिंग के कारण टुकड़े हो गए। हमारे गाँव में हर आदमी के रहने वाले के पास फार्म हाउस है। पहले हम जो शहर में जाते थे भग करके, उसके 2 कारण थे, बेसिक 2 कारण थे। एक बड़ा कारण था बिजली, जी। बिजली, और दूसरा कारण था सड़क। अब हर गांव में बिजली हो गई, हर गांव में सड़क हो गया, शिक्षा की व्यवस्था भी हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये प्राइमरी स्कूल में इधर टीचर आए हैं, इधर जो भर्तियां हुई हैं 4-5 साल, 6 साल के 7 साल के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, ये वे लड़के हैं जो पीसीएस का सपना देख रहे थे। इसमें वो लड़कियां हैं जो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और कोई भी प्राइवेट स्कूल, बड़ा सा बड़ा प्राइवेट स्कूल, यानी कि हमारा भी, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देते हैं तो 30,000 40,000 तक देते हैं। और वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो क्वालिफिकेशन गांव में प्राइमरी स्कूल में लड़की बैठी हुई, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो हमारे रक्कुल में बैठे हुए टीचर की नहीं है, फातिमा में बैठे हुए टीचर की नहीं है, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल कनौसा की नहीं है, देहरादून में नहीं है। क्योंकि जो क्रीम है वो लौट करके गांव आई है, गवर्नमेंट जॉब में आई, गवर्नमेंट जॉब में आई है। और हम अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं हैं उनसे। अब उनकी प्रतिभा बेकार हो रही है। और हम तो जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि जरा अपने टीचर, जो तुम्हारे गांव में टीचर लगी है उसके पास जरा जाओ और जरा एक बार प्यार से बोल दो, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो, क्योंकि उसने संघर्ष किया है, वो विजेता है, हारी हुई नहीं है, वो जीत करके आई है, वो सफल है। तो सफल व्यक्ति के पास पढ़ा नहीं रहे हैं, असफल व्यक्ति के पास पढ़ा रहे हैं। जिसको जॉब नहीं मिला वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो जीवन में हार गए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? जो जीवन में हारे हुए हैं। तो गांव में अब किसी चीज की कमी नहीं है, टीचर बहुत बेहतरीन है। बस दुख इतना है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जो पैसा आप देते हो ना प्राइवेट स्कूल में जाकर के, 1500, 1600, 1400, 1200, अरे केवल कभी भूल करके एक ठो गुड़ खिला दो जाकर के, जो मास्टरानी बैठी हुई है, जो टीचर बैठा हुआ, कभी एक गुड़ खिला करके अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दो। तो अब गांव में क्या नहीं, हम पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन रोजगार के अवसर नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है जी। तो काहे रोजगार के लिए पढ़ा रहे हो भाई? कितना रोजगार, काहे रोजगार? अब रोजगार तो अब कुछ चीजें हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते जी। लेकिन ये सरकार जो केवल महंगाई पर कंट्रोल कर रही है, डर के मारे महंगाई बढ़ जाएगा, तूफान आ जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो किसान दूध पैदा करता है, आप भी किसान परिवार से ही जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं। आपके घर में गया हूं, शादी में गया हूं, ऐसे गया हूं, गाय बंधी थी आपके दरवाजे पर, कम से कम 125 रुपया खर्च करने के बाद 1 लीटर दूध पैदा होता है। और वही दूध जब मार्केट में जाता है तो 30 रुपये 35 रुपये में बिकता है। हमारे दूध का दाम दे दो, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी।
केवल हम गांव वालों के दूध का दाम दे दो, उसी दिन बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। केवल एक आइटम, केवल हमारे दूध का दाम दे दो। अभी नवरात्रा हुआ, मैं दावा के साथ कहता हूं 90% नकली घी से जो है माता जी के दीपक जले हैं, 90%। मैं दिन भर में रोज 2-4 कार्यक्रम में जाता हूं, हमारे डर के मेरे नहीं मिलता, लेकिन कम से कम जान लीजिए कि कहीं भी जाता हूं तो नकली घी का ही दीपक जलाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो आप बार बार बोलते हैं, इस पर फोकस करते हैं, इससे जागरूकता बहुत फैल नहीं बढ़ी है लोग पूछते हैं अब सवाल जी, लोग अब उन ब्रांडों पे नहीं जाते जी जी जो जैसा आप कहते हैं कि तुमने कितनी गाय पाल रखी है कि तुम इतना घी पैदा जी कर जी रहे जी हो, जी। तो लोग अब पूछने लग गए हैं। लोग अब इनफैक्ट आम डेयरी वालों के पास या किसानों के पास जाने लगे, भैया तुम्हारे पास असली घी हो तो मुझे वो दे दो। नहीं दीपक जी देखिए, जागरूकता बढ़ी है। जी और दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, अगर घी 650 में उपलब्ध है तो 4000 का क्यों बिक रहा है? मैं अपना घी 2000 के नीचे नहीं देता। हम गाय का घी, हमारी पत्नी कहती क्या होगा, हम कहते तालाब में फेंक देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, और देंगे तो 2000 रुपये किलो कम से कम गाय का लेंगे, 1500 भैंस का लेंगे। और क्योंकि मैं सेवा भाव से, चूंकि मैं गऊ पालता हूं सेवा भाव से, तो हम कहने का मतलब या तो 2000 वाला गलत है, या तो 4000 वाला गलत है, या तो 600 वाला गलत है। तो हम तो कहते हैं सरकार केवल हमारे दूध का दाम दे दे, केवल गांव वालों के दूध का दाम दे दे। एक तो सारे देश के लोगों को सही दूध मिल जाएगा, सही घी मिल जाएगा, और बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। ये सुझाव सत्ता के अब गलियारों आप ऐसे दे रहे हैं, अब आप ऐसे दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, सब जानते हैं जी जी सब जानते हैं। आज कोई भी नेता, दिल्ली के अंदर हर नेता के यहाँ, हमारे सिन्हा साहब एक हैं सिक्योरिटी वाले, 150 रुपये किलो दूध आता है हर नेता के यहाँ। हर नेता के यहाँ 150 रुपये किलो वाला दूध आता है, और हर नेता को पता है कि फैट का रेट 30 रुपये 35 रुपये बनता है। अब उनकी मजबूरी है, उनको देश चलाना है। कोई नेता 40 रुपये वाला दूध नहीं पीता, और या तो उसने अपना गाय पाल रखा है जी, और गाय पाल रखा है तो रेट जोड़ लेंगे तो पता लग जाएगा। हम तो जोड़ते हैं, हम तो पता लगता है। लेकिन किसान को आपको क्या लगता है कि कभी वो सही मोल मिल पाएगा? हाँ, कभी किसान को सही मोल मिल पाएगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज मैं देखता हूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो गुड़ बनाते हैं। हमारे ज़िले में तो क्रांति हो चुकी है गुड़ के मामले में, हमारे ज़िले में तेल के मामले में क्रांति हो चुकी है, हमारे ज़िले में घी के मामले में क्रांति हो चुकी है। आज गुड़ अगर चीनी, मतलब चीनी से 10 रुपया महंगा, 15 रुपया महंगा गुड़ बिक रहा है, और अच्छे अच्छे लड़के बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, बिक रहा है, बेच रहे हैं लोग, गुड़ बना रहे हैं, बेच रहे हैं लोग। तुम नहीं लोगे, हम दूसरा रास्ता निकालेंगे, हम डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाएंगे। आज इसी जिले में हमारा गाय का घी हमारा कुछ तैयार होता, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्विंटल 4 क्विंटल महीने में तैयार होता है, तो कुछ तो बांटने में चला जाता है, कुछ खाने में चला जाता है, कुछ बचता है। और किसी को खरीदना हो तो वो कैसे? 2000 रुपये आपके पास आपको भी 2000, 1900 नहीं। मैंने संपर्क किया था, मुझे मिला नहीं। कारण क्या है? नहीं मिलेगा, कारण क्या है जी? मैं 1000 रुपये बेचूंगा जी, और ये गरीब आदमी कहाँ से 1000 रुपये दे देगा? तो मैं इसका हक मिले इसलिए मैं 2000 लेता हूँ। मैं अपने लिए 2000 नहीं लेता हूँ, मैं 2000 तो दान कर दूँ, लेकिन मैं घी दूंगा तो 2000 लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का भी 2000 में घी बिके, क्योंकि यही इसकी जीविका है। अब आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे जिले में क्रांति आ चुकी है, घी के मामले में, गुड़ के मामले में, तेल के मामले में आज क्रांति आ चुकी है। और 10 रुपया महंगा, 20 रुपया महंगा देकर के लिए लोग तेल खरीद रहे हैं। अब 60 रुपया किलो सरसों है कम से कम, और जो है 3.5 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, तो 6 18 250 का 250 का सरसों हुआ, अब 100-150 में तेल बेच रहे हो। तो एक समय आएगा जी, कि उधर नहीं जाएगा कोई। आज क्या हुआ, रामदेव का कितना घी बिक रहा है? रामदेव बड़े चरचराए थे, कितना घी बिक रहा है? स्टोर बंद हो रहे हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो जाएगी। बाईपास एक रास्ता निकलेगा,
बस हमें इसको साबित करना है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरे गोंडा जिले के, मेरे बस्ती के, मेरे अयोध्या के, फैजाबाद के लड़कों ने बनाना शुरू कर दिया, गुड़ बनाना शुरू कर दिया, तेल अपना शहद बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, ग्रीन टी बना रहे हैं, ग्रीन टी डायरेक्ट बिक रहा है। जी। अब तो आपका ये माध्यम ऐसा आ गया है, पहुंचो, जाओ मार्केट में, दिखाओ, विश्वसनीयता कायम करो। इसीलिए तो है चैनल। आवाज बड़ा फायदा हो जाएगा जी। एक बार फिर से आवाज आई। हाँ, आज बड़ा फायदा हो जाएगा जी। हमारे गाय वालों का, जो गाय पालते हैं। नेताजी, एक बात और आपसे पूछूंगा, आप चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो अपनी बात रखते ही हैं। अगर कोई गोंडा का या फिर कहीं का भी व्यक्ति आपके पास आता है, आपके घर विष्णुहरपुर जाता है, और चूंकि आपके पास बहुत बड़ी गौशाला है, जहाँ पे आपने कहा कि गायों का दूध निकलता है, फिर घी बनाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आपका पेड़ा बिना चीनी डाला हुआ पेड़ा बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर आपसे कोई, जैसे उन्नत जो कृषि की विधियां होती हैं, वो आज भी जो ज़मीनी स्तर पर किसान है वो उस तक नहीं पहुंच पाई है। अगर आपके पास कोई आता है या आएगा, क्या वो किसानी के टिप्स, क्या वो डेयरी फार्मिंग के टिप्स आप उनको भी पास ऑन कर पाएंगे? देखिए, ये बड़ा मौलिक प्रश्न आपने उठाया। इसमें भी हमारा गोंडा बहुत आगे हो चुका है। जैसे जैविक खेती कैसे की जाए, 10-20 लोग, परसपुर के ठाकुर साहब, मैं नाम नहीं मिस कर रहा हूँ, मैं इनका साल 2 साल में इनको एक बार बुलाता हूँ। अब इनके प्रोडक्ट्स का मैं वो लगवाता हूँ, ऐसा सरकार भी लगवाती है, जिले स्तर पर भी लगता है, लेकिन मैं भी अपने कार्यक्रमों में लगवाता हूँ। ओके। और फिर वो कैसे जैविक खाद बनाई जाए, कैसे गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, और अपने स्तर पर लोग चाह भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और जहाँ तक घी का सवाल है कि घी आपको कहाँ से मिलेगा, तो मेरे नंदनी नगर अखाड़े से मिलेगा, मेरे घर से नहीं मिलेगा। ओके। जब आपको घी जरूरत हो तो अखाड़े पर संपर्क करिए। घी ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-20 किलो हमेशा रखा रहता है गाय का। अंतिम सवाल, क्योंकि इस समय का अभाव है, आपको निकलना भी है। राजनीति में थोड़ी सी एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। विधानसभा चुनाव को, अगले विधानसभा चुनाव को 2 साल के तकरीबन बचा हुआ है। प्रधानी के, जिला पंचायती के वो चुनाव आने वाले हैं। परिसीमन की भी चर्चाएं हो रही हैं। आपको क्या लगता है? परिसीमन भी नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। चर्चाएं हैं, नॉट श्योर कि कब होगा, लगता है कि शायद ना होगा। ओके। तो ये जो आने वाला 2 साल है, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने किस अचीवमेंट को लेकर जाएंगे? देखिए, ये जीते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है कि इसका उत्तर ना उनके पास है ना मेरे पास है। ये पूरा डिपेंड है सरकार के ऊपर। ये कि पूरा का पूरा डिपेंड है सरकार के ऊपर, और इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है। मैं किसी विधायक की गलती नहीं मानता हूं, किसी विधायक की गलती है, किसी भी विधायक की गलती नहीं है। विधायक केवल इतना कर सकता है कि अपने दरवाजे पर उपलब्ध रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, और प्रस्ताव लेके मुख्यमंत्री या विभाग तक पहुंचे। और मेरा अनुमान है कि अपवाद स्वरूप छोड़ करके लगभग सारे विधायक जनता से संपर्क में रहते हैं और जनता की बात ऊपर पहुंचाते हैं जी, और अधिकारियों के भी संपर्क में रहते हैं। लेकिन दीपक जी, राजनीति का तरीका बदल गया। अब मेरे फोन का कोई असर किसी के ऊपर नहीं है, अधिकारियों के ऊपर ना। आज दुर्भाग्य है कि विधायकों को अपना काम निकलवाने के लिए डीएम का पैर पकड़ना पड़ता है। पैर मने पैर छू करके नमस्ते करना पड़ता है। पैर छूते हैं विधायक लोग? हाँ, डीएम के? हाँ, सब नहीं, सब जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जी, सब जगह की बात मैं नहीं बिल्कुल, कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जी, मतलब एक लेकिन निवेदन करते हैं जाके। हाँ, निवेदन करते हैं, और अगर मर्जी है तो हो जाए, और नहीं मर्जी तो नहीं हो जाए। अब इस विषय में अगर बोलेंगे तो आग लग जाए। विधायक माने जीरो आज की तारीख में। जो ग्राम प्रधान की हैसियत होती है वो आज विधायक की नहीं है, क्योंकि पावर एक जगह सिमट गई है। अब वो पावर अगर अच्छा काम करेगी तो सबका नैया पार हो जाएगा, और पावर अगर फेल कर गई तो सब फेल कर गई। अब तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो पिसेगा तो आम आदमी है, पिसेगा तो आम आदमी। आम आदमी तो हमेशा पिसता है।
आम आदमी तो हमेशा पिसता है, लेकिन चलिए जो चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन आपकी बात सत्ता के शीर्ष तक संभव है, होती है। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, सत्ताधीशों से होती आई है 9 बार 40 वर्षों तक आपका ये राजनीतिक सफर देखिए, रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता जी। हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, जी मैं विपक्ष का एमपी था, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं मिलने के लिए गया, वो लिफ्ट में बैठ चुके थे। जैसे उन्होंने देखा वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था, रोक करके बाहर आ गए। हमने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा चिट्ठी लाए हो, चिट्ठी लाए हो। हमने 2 चिट्ठी पकड़ा दी। अच्छा, उन्होंने पहले पूछा चिट्ठी? हाँ, तुरंत। मैं विपक्ष का था, मैं उनकी आलोचना करता था, जी। मैं बीजेपी का सांसद था। चिट्ठी लाए हो, चिट्ठी लाए हो, बता हमको जल्दी, चिट्ठी लाए हो। हमने कहा हाँ लाए। हमने 2 चिट्ठी उठा करके उनको दे दिया। एक काम होने वाला था और एक काम टिपिकल था। जो काम होने वाला था, शाम को 4 बजे मैं चिट्ठी दे करके आया और 4 बजे डीएम का फ़ोन आ गया कि आपके स्कूल की ये मान्यता का कागज़ आ गया है। बलरामपुर में बीएड की मान्यता का कागज़ था और 4 बजे कलेक्टर का, 4 बजे मैंने चिट्ठी दी, 4 बजे फ़ोन आ गया कि ये आपके मान्यता का कागज़ आ गया है। कहाँ है आज? तो वर्तमान में इतनी स्पीड में काम नहीं नहीं, वर्तमान में कहाँ है आज? कहाँ है आज? लोगों को बुरा लगेगा। बड़े सवाल हैं ये, बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद ऑन कैमरा स्पष्ट जवाब न ब्रिजभूषण शरण सिंह दे पाएंगे, न मैं दे पाऊंगा आपको। कहीं ना कहीं आपको हमें खोजना पड़ेगा, अपने मत के ज़रिए खोजना पड़ेगा, अपने वोट के ज़रिए विभिन्न स्तरों पर, न सिर्फ विधानसभा में, प्रधानी में, ज़िला पंचायती में। इसीलिए कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को सोच समझ के चुने, क्योंकि आपका वोट ही आपका भविष्य, आपके समाज का भविष्य डिसाइड करता है। विभूषण जी बहुत बहुत जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ है ये नहीं श्रीमान जी। नहीं, जो ऊपर बैठे जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ है ये नहीं है श्रीमान जी। जो ऊपर बैठे वो भी इनकी कोई गलती नहीं है श्रीमान जी। मैं बटान कैमरा कह रहा हूँ, ये पहले ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेरे गोंडा का हर जनप्रतिनिधि, एक आध को छोड़ करके, जो भाग्य का खा रहे हैं उनको छोड़ करके, कुछ लोग हैं जो भाग्य का खा रहे हैं, बाकी सब जमीन से जुड़े हुए हैं। ये भाग्य वाली बात आप किसके लिए कहते हैं? अब आप पता कर लीजिए भाग्य वाली बात। अब अगर आप इतना नहीं पता करते हैं कि भाग्य के बल पर कौन इस जिले में खा रहा है, तो आप ये चैनल बंद कर दीजिए। नहीं, मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि आपने एक पीछे नहीं, आइए तो चैनल बंद कर दीजिए। नहीं, मैं अगर आपको इतना पता नहीं है कि भाग्य के बल पर कौन खा रहा है, मैंने पूछा भाग्य के बल पर कौन खा रहा है, तो ये चैनल बंद कर दीजिए। मैंने पूछा आपसे इसलिए क्योंकि पीछे आपने कार्यक्रम में एक वीडियो दिया था, हमने डाला था, बहुत वायरल हुआ था कि कुछ लोगों को राजनीति विरासत में मिली है। अब इतना काफ़ी है आपके लिए। इतना काफ़ी है आपके लिए, हमारा नाम लेना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजभूषण जी, गोंडा पोस्ट से बातचीत करने के लिए। ऐसे ही सिलसिले फिर चलते रहेंगे गोंडा पोस्ट पर। आप लोग देखते रहिए गोंडा पोस्ट। धन्यवाद।